ओके, वन मोर थिंग, जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है, आप लाइक अपने आप आपकी मीटिंग लीव हो जाएगी, कई बार ऐसा होगा। वो एक टेक्निकल इशू है गूगल मीट के अंदर जो कई बार देखने के लिए मिलता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए देन डोंट वरी, जस्ट लॉग इन अगेन, जस्ट ट्राई टू ज्वाइन इन अगेन, आप वापस ज्वाइन इन कर लेंगे, इट विल हैपन। सो प्लीज उसको लाइक ज्यादा डरिए मत, ऐसा कभी हो कुछ हो। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी द slide in a minute or so just wait a minute. Good evening to all of you जो लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं, सबको गुड इवनिंग एंड आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है एंड कुछ ही मिनटों में आपको मेरी स्क्रीन भी दिखने लगेगी। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? कौन सा प्लान, कौन सा ही वाला? You cannot identify this plant being from Himachal. What are you saying? ठीक है, fawn. Very good. लोकल नाम क्या होता है इसका? लोकल नाम क्या होता है? कसरोड़। मैं लिंगड़ू करके जानता हूँ। कसरोड़ might be another name for that, but yeah. So लिंगड़ू is one of the name which I am familiar with. ठीक है, इनकेस अगर आपको मालूम ना हो तो ये मानसून में काफी ग्रो करता है और काफी लाइक पहाड़ों वाले एरिया में ग्रो करता है। बेसिकली ये आपका फर्न है, बेसिकली आपका ये एक फर्न है, बट या एक काफी ईटेबल वेजिटेबल है आपके हिमाचल की एंड मानसून में मिलती है एंड यू गेट टू सी देम ग्रोइंग इन द माउंटेन्स वेरी ऑफन, राइट? आई होप आप लोगों ने देखी होगी, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस, राइट? Yes, sir. Quite common. Yes, sir. Kind of expensive as well. Yes, sir. Okay, all right, ठीक है। So now let's go back and let's see what we have seen by far and then हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, so now हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, हमने देखा था ग्रोथ कैसी होती है। लाइक इन एनिमल्स यू विल गेट टू सी, यू विल हैव अ डेफिनाइट ग्रोथ, बट प्लांट्स में यू विल गेट टू सी अ इनडेफिनाइट ग्रोथ। आपको लाइक काफी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी प्लांट्स के अंदर। ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होती है, आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ आपको प्लांट में मिलेगी, एनिमल्स में आपकी होती है लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक चीजें कल हमने देखी थी। अब हम बात करें यहाँ पे रिप्रोडक्शन को लेकर। अब जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन को लेकर, तो यहाँ पे एक बेसिक चीज आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक नए इंडिविजुअल्स आपके यहाँ पे बनेंगे फ्रॉम द पेरेंट इंडिविजुअल। एक पेरेंट एनिमल में से आपके नए ऑफस्प्रिंग या नए ऑर्गेनिजम्स आपके यहाँ पे बनेंगे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ माई रिप्रोडक्शन। और याद रखना, हर एक स्पीशीज जो प्लैनेट पे है वो रिप्रोड्यूस करना चाहती है, चाहे वो प्लांट हो, फंजाई हो, कोई बर्ड हो, कोई इंसेक्ट हो, कोई बैक्टीरिया हो। हर एक स्पीशीज हमेशा रिप्रोड्यूस करना चाहती है ताकि वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा सके, ताकि वो नए इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन में रिलीज कर सके और उस तरीके से उनकी स्पीशीज कभी एक्सटिंक्ट ना हो, राइट? सो एवरी एनिमल, एवरी प्लांट वांट टू रिप्रोड्यूस, राइट? अब रिप्रोडक्शन के आपके दो तरीके यहाँ पे होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बेसिकली मिलेगा देखने के लिए इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन हायर प्लांट्स as well as in higher animals आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। सेक्सुअल के अंदर मेल एंड फीमेल आपके इंडिविजुअल्स यहाँ पे अलग अलग इन्वॉल्व होंगे, गैमेट्स बनेंगे आपके, लाइक मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा एंड देन आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, राइट? याद रखना, इसको आपको डिटेल में समझना नहीं, ये सिर्फ आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप डिटेल में 12th में आप पढ़ेंगे अलग से, आपको सिर्फ समझना है कि यार ये किस में मिलता है देखने के लिए। और सेक्सुअल मिलेगा आपको देखने के लिए लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं, सो लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, सो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर, फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रा यहाँ पे एग्जांपल हो गया। सो लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, they are going to show you the asexual mode of reproduction। तो ये आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज एडिशनल बताना चाहूंगा कि असेक्सुअल का फायदा ये होता है कि कम टाइम में आप ज्यादा नंबर बना सकते हो, ये बात याद रखना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा ये होता है कि आप कम टाइम में काफी ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आप बना सकते हो, राइट? सेक्सुअल में लाइक आप इतने ज्यादा नहीं बना सकते, पहली चीज, और इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो ये चीज आप कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड याद रखना, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आप मेल गैट फीमेल गैट बनाते हो, एक तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगती है इस रिप्रोडक्शन के अंदर,
एंड इट इज स्लाइटली मोर टाइम कंज्यूमिंग. असेक्सुअल इतना टाइम कंज्यूमिंग होता नहीं है, एनर्जी कम लगती है, एंड कम टाइम में यू कैन रिलीज अ मोर नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग. सो दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग. ठीक है, हाइड्रा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. देन यू कैन हैव अ पैरामीशियम, फंजाई, वो भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कई सारे नाम यहाँ पे आ सकते हैं. यू कैन हैव समथिंग लाइक फंगाई. फंजाई आपके बनाते हैं असेक्सुअल स्पोर्स. सेक्सुअल स्पोर्स. अब ये भी याद रखना कि आपके फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक फंगाई सोचता है कि मुझे कम टाइम में ज्यादा नंबर बढ़ाना है, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. इट विल फॉर्म असेक्सुअल स्पोर्स, राइट. उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर बैक्टीरिया. बैक्टीरिया शो करता है आपका बाइनरी फिजन. ये आपका बाइनरी फिजन शो करेगा. बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया स्प्लिट होगा और उसमें से एक और बैक्टीरिया बन के बाहर निकलेगा. समझो आपके पास एक यहाँ पे बैक्टीरिया है, और वो आपका एक बैक्टीरिया में से दो बैक्टीरिया यहाँ पे बनने लगेंगे. विल फाइंड क्या इसमें से दो बैक्टीरिया बनने लगेंगे, और कुछ ही टाइम में आप आके देखोगे तो आपके पास दो बैक्टीरिया यहाँ पे होंगे. ठीक है, सो दैट इज बाइनरी फिजन जो आपके बैक्टीरिया यहाँ पे शो करते हैं. देन जैसे कि हमने वहां पे हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया था, सो हाइड्रा यहाँ पे आपका शो करता है समथिंग नोन एज योर बर्डिंग. हाइड्रा आपका एक रिप्रोडक्शन शो करता है जिसे हम कहते हैं बर्डिंग. बर्डिंग में क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ. तो समझो ये मेरा हाइड्रा है. समझो मेरा यहाँ पे हाइड्रा यहाँ पे अपनी लाइफ जी रहा है. तो क्या होगा, यहाँ से एक स्मॉल बर्ड निकलेगा. यहाँ से आपका एक स्मॉल बर्ड निकलेगा, और ये बर्ड थोड़े दिनों के बाद हो जाएगा डिटैच. जो पेरेंट एनिमल था उससे जो स्मॉल बर्ड जो मेरे यहाँ पे निकल रहा है, सो दिस स्मॉल स्ट्रक्चर इज माई स्मॉल बर्ड. इसको मैं बोलूंगा बर्ड. और ये बर्ड थोड़े टाइम के बाद हो जाएगा डिटैच, और ये रहने लगेगा एज अ इंडिपेंडेंट एनिमल. इट विल स्टार्ट लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट एनिमल. तो इसको हम कहते हैं बर्डिंग. सो बैक्टीरिया, हाइड्रा, फंजा और कई सारे एग्जांपल्स होते हैं. इवन कई सारे आपके लोअर ग्रुप के प्लांट्स होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, राइट. सो दैट इज समथिंग दे शो. अब याद रखना, क्या रिप्रोडक्शन हर एक स्पीशीज शो करती है? तो इसका आंसर आपका होगा यहाँ पे नहीं. हर एक स्पीशीज लाइक ऑन प्लैनेट कैन नॉट अंडरटेक रिप्रोडक्शन. अब मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक समथिंग लाइक योर म्यूल. म्यूल आपका एग्जांपल हो गया, जिसे हम खच्चर भी बोलते हैं. म्यूल आपका एक एग्जांपल हो गया. और एक आपका यहाँ पे एग्जांपल हो गया वर्कर हनी बी. ये है आपकी यहाँ पे वर्कर हनी बी. अब वर्कर हनी बी और म्यूल जो है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों होते हैं स्टेराइल. ये दोनों के दोनों यहाँ पे होते हैं स्टेराइल. स्टेराइल मतलब वो एनिमल बेटा जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता उसे हम बोलते हैं यहाँ पे स्टेराइल. सो वर्कर बेबी स्टेराइल होती है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. म्यूल आपका एग्जाम्पल है जो आपका स्टेराइल होता है. उसके साथ साथ कई बार आपके इनफर्टाइल मेल हो सकता है, ह्यूमन मेल हो सकता है. यू कैन हैव अ इनफर्टाइल मैन, यू कैन हैव अ इनफर्टाइल वुमेन. तो ये भी आपके कई बार आपको मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. अब क्योंकि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसी स्पीशीज के जो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए याद रखना रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग. सो रिप्रोडक्शन भी कभी भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बन पाता एक लिविंग बीइंग का, क्योंकि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आपके सामने एग्जाम्पल है लाइक म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल मैन एंड वुमेन. ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. सो मैं क्लियरली कह सकता हूं दैट रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग बीइंग. इसको हम नहीं कर सकते. तो ये चीज आप याद रखना. एक और चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, वो चीज ये है कि आपके जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेंशियल नहीं होता सर्वाइवल के लिए. रिप्रोडक्शन इज नॉट essential for survival of individual. ये बात भी याद रखना
देखो, अगर कोई एक एनिमल है, समझो आपके पास टाइगर है जो आपने जू में रखा है, तो वो टाइगर सरवाइव करेगा। अगर आप उसको अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तब भी उस इंडिविजुअल की डेथ नहीं होगी, वो पूरा अपनी जिंदगी जिएगा एंड देन इट विल डाई। तो इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल बिना रिप्रोड्यूस करे सर्वाइव कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। ये स्टेटमेंट एक बार आ चुकी है आपके क्वेश्चन के अंदर काफी पहले, सो प्लीज याद रखना। रिप्रोडक्शन बिल्कुल आपका नेसेसरी होता है एक स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को जिंदा रखने के लिए, बट ये एसेंशियल नहीं होता। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होता। आज समझो आपने आपके पास एक टॉर्टॉइज रखा हुआ है, राइट? वो आपके साथ 50 60 साल 70 साल आपके साथ रहता है, इट सर्वाइव्स अलोंग विद यू, और वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो उसकी डेथ तो नहीं हो रही, वो सर्वाइव वैसे भी कर रहा है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए फॉर द इंडिविजुअल। ये चीज याद रखना, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो प्लीज याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे दैट रिप्रोडक्शन के आपके दो टाइप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन आपके लिए एसेंशियल नहीं होता, एंड सेकेंड थिंग, रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर कभी भी बन नहीं सकता, क्योंकि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक म्यूल, वर्कर हनी बी एंड इनफर्टाइल मैन एंड वुमेन। ये कभी भी आपके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ऑल स्टेराइल। जब भी आपके सामने स्टेराइल टर्म आता है तो याद रखना दीज आर द एनिमल व्हिच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, या आप लोगों को मालूम भी होगी, हिमाचल में जो बंदर होते हैं उनका काफी प्रॉब्लम होता है। यू माइट बी नोइंग दिस कि हिमाचल में आपको पता है वो लाल मुंह वाले बंदर आपके घर के आसपास आपको देखने के लिए मिलते हैं, एंड उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है कई बार, एंड उनके से काफी डैमेज होता है। कई सारे केसेस भी बनते हैं आपके, कई सारे हिमाचल के मैंने डिस्ट्रिक्ट्स में देखा है दैट वो बाइट करते हैं लोगों को, एंड बाइट करने से रेबीज के चांसेस होते हैं। सो इट इज अ प्रॉब्लम एनिमल इन हिमाचल, यू गेट टू सी ओवर देयर, राइट? आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन, काफी कॉमनली देखने के लिए मिलता है, और काफी बार डैमेज भी करते हैं, कई बार क्रॉप डैमेज भी करते हैं। सो हिमाचल गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पता है क्या करता है, इन मकैक्स को पकड़ता है, जो स्पीशीज है उसका नाम है रीसस मकैक, उनको लोग कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करके उनको वो लोग स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइज मतलब उनको ऑपरेट कर देते ताकि वो रिप्रोड्यूस ना कर सके, एंड दैट इज हाउ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशीज, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। सो स्टेरलाइज का मतलब यहाँ पे समझो, स्टेराइल करना मतलब, या स्टेराइल एनिमल का मतलब वो होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है? तो ऐसे कई सारे स्टेरिलाइजेशन कैंप हिमाचल में रन की जाते हैं सो दैट आप रीसस मकैक को आप स्टेरिलाइज कर सको। वो उस स्पीशीज का नाम होता है रीसस मकैक, और बड़ी ही कॉमन है, आपके वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है? ओके, सो ये याद रखना। और याद रखना ये है मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मेरा होता है यहाँ पे सिंगल सेल्ड, और मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, इंक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव होता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिंगल सेल एनिमल के अंदर याद रखना ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमेशा रहेगा आपका इंक्लूसिव रहेगा, दोनों सेम ही रहता है उनके लिए, ये वो एक्सक्लूसिव यहाँ पे नहीं होता। तो ये देख लिया हमने यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन, और याद रखेंगे आप लोग कि ये मेरा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, राइट? सिमिलरली ग्रोथ भी मेरा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं था, क्योंकि एक रॉक भी ग्रोथ शो कर रहा था, एक रॉक या स्टोन भी ग्रोथ शो करता है, चाहे वो एक्सटर्नली क्यों ना हो, बट वो ग्रोथ वहां पे शो करता है। सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। अब नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट टर्म आपका जो यहाँ पे है वो है मेरे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। कोई मुझे बताना चाहेगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सिंपल टर्म्स में, एक लेमैन लैंग्वेज में कोई बताएगा मेटाबॉलिज्म होता क्या है? एनी वन ऑफ यू? लाइफ प्रोसेसेस। सर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। रिएक्शन मेटाबॉलिज्म होते ओके, हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। इवन लाइफ प्रोसेस भी एक अच्छा आंसर है। यस, जो भी आपके बॉडी में आपके रिएक्शंस आपके हो रहे हैं, जो भी आपके बॉडी के अंदर रिएक्शन अभी रन कर रहे हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ माय मेटाबॉलिज्म। वो एक तरीके से आपके बहुत बड़े एग्जांपल बन जाता है आपके मेटाबॉलिज्म का, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हम कहते हैं सम ऑफ टोटल। हाँ जी बेटा बोलिए। सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शंस inside the body is known as metabolism.
अब इसके 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपकी बॉडी में कौन से रिएक्शन को मैं मेटाबॉलिज्म कह सकता हूँ। लेट्स से कि आपने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद आपने जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो डाइजेस्ट करने के लिए भी एक रिएक्शन आपकी बॉडी में रन होता है और उस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं दैट इज एग्जांपल ऑफ माय मेटाबॉलिज्म। अगर आप समझो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके मसल्स को काफी रैपिडली ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसके लिए भी आपके बॉडी में कुछ रिएक्शन रन किए जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आप लाइक वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आपके मसल्स को ग्रो करना है, तो मसल्स को ग्रो करने के लिए आपको कई बार नए नए ग्रोथ हार्मोन बनाने पड़ते हैं बॉडी के अंदर, कई सारे प्रोटीन्स बनाने पड़ते हैं, सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई मेटाबॉलिज्म। सो जो भी केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर हो रहे हैं ना, उनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं यहाँ पे एज अ मेटाबॉलिज्म। सो ये चीज आप याद रखना दैट मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, यू कैन कॉल देम एज अ मेटाबॉलिज्म। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब याद रखिएगा कि एक केमिकल रिएक्शन, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के या बॉडी के बाहर भी आप रन कर सकते हो। एक मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन आप बॉडी के बाहर भी आप रन कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं, लेट्स से आई टेक अ टेस्ट ट्यूब, समझिए अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब यूज करता हूं और अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं कुछ समझो केमिकल्स डालता हूँ या कुछ मैं यहाँ पे केमिकल्स डाल सकता हूँ या फिर कुछ मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट डाल सकता हूँ या समझो मैं कुछ एंजाइम डालता हूँ। एंजाइम नाम आपने सुना होगा 10th या 9th क्लास में, आपने एंजाइम नाम सुना होगा, ठीक है। सो अज्यूम करता हूँ कि मैं कुछ एंजाइम्स लेता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ और वो यहाँ पे कुछ रिएक्शन करेंगे। सो आई विल ऐड सम एंजाइम्स ओवर हियर और वो एंजाइम्स कुछ चीज को कन्वर्ट करेंगे या कुछ ना कुछ रिएक्शन वहां पे करेंगे, राइट। तो ये जो रिएक्शन मेरा हो रहा है इट इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, बिल्कुल ये मेरा एक मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पे होगा। सो आई कैन कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड एज वेल, तो यहाँ पे मेरा एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने एंजाइम ला सकता हूँ, मैं अपना कुछ और सबस्ट्रेट ला सकता हूँ, दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे एक रिएक्शन करा सकता हूँ। अब याद रखना अगर मेरा रिएक्शन बॉडी के बाहर हो रहा है तो वो लिविंग रिएक्शन नहीं है, उसको हम लिविंग रिएक्शन नहीं बोलते, ठीक है। हाँ वो आपका रिएक्शन आपका लाइव वहां पे हो रहा है बट आई कैन नॉट से इट्स अ लिविंग कंडीशन, ठीक है। और याद रखना एक बात हमेशा, जब भी आपका कोई रिएक्शन बाहर हो रहा है, जब भी आपका कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर होता है उसको मैं बोलता हूं इन विट्रो कंडीशन या उसको मैं बोल सकता हूं इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन। एक चीज बेटा याद रखना, जब भी आपके सामने टर्म आएगा इन विट्रो, जब भी आपके सामने टर्म आएगा इन विट्रो, इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब होता है बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर या सेल के बाहर। इन विट्रो मतलब लैब में आप कुछ कर रहे हो, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, आपने फ्लास्क लिया, आपने पेट्री डिश लिया और उसके अंदर अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो या उसके अंदर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको मैं कह सकता हूं यहाँ पे एज इन विट्रो रिएक्शन या इन विट्रो एक्सपेरिमेंट। तो ये टर्म याद रखना। तो याद रखिएगा कि आप इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन आप कर सकते हो, आप जो भी बॉडी के अंदर होता है आप उसे निकाल के बाहर भी आप कर सकते हो, बट उन्हें मैं लिविंग रिएक्शन नहीं कह सकता। आई कैन नॉट सी देम एज अ लिविंग रिएक्शन, मैं उन्हें लिविंग रिएक्शन कभी भी कह नहीं सकता। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो क्या आपको इन विट्रो का मतलब यहाँ पे समझ आ रहा है? इन विट्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यस के बाहर सर बॉडी राइट, के बाहर, बॉडी के बाहर। मैं हाँ बॉडी के बाहर सीधे आ रहेगा, बॉडी के बाहर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास लाइक अंशिका है, अंशिका डिसाइड करती है कि उसे लाइक कुछ सेल्स ग्रो करने हैं, उसे समझो उसे न्यूरॉन्स ग्रो करने हैं बॉडी के बाहर, तो वो क्या करेगी, एक टेस्ट ट्यूब लेगी, उसके अंदर कहीं से सेल्स लाएगी, उन्हें डालेगी और वहां पे वो ग्रो करेगी। तो बेसिकली क्या कर रही है, वो इन विट्रो कल्चर कर रही है, इन विट्रो सेल्स को ग्रो कर रही है, बॉडी के बाहर वो सेल्स को ग्रो कर रही है, ठीक है। तो याद रखना जब भी आप कोई चीज, कोई केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन आप कराते हो या कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस आप रन करते हो बॉडी के बाहर, तो उसे हम बोलते हैं इन विट्रो। सो आप इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन आप रन कर सकते हैं, बिल्कुल आप रन कर सकते हैं, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन नहीं कह सकते आप उसे, ठीक है। अब याद रखना मेटाबॉलिज्म जो बेटा होता है वो आपके कई सारे एनिमल्स, प्लांट्स, हर कोई शो करता है। सो चाहे वो आपका कोई प्लांट हो, चाहे वो आपका कोई फंजाई हो, वेदर इट्स बैक्टीरिया, हर किसी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, हर किसी में आपका होगा।
और आई वुड से हर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म आपको देखने के लिए, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू शो द मेटाबॉलिज्म। ये सारे मेरे लिविंग थिंग्स है एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू शो मेटाबॉलिज्म, दे आर गोइंग टू शो मेटाबॉलिज्म। ये जरूरी है बेटा, ये जरूरी है। मेटाबॉलिज्म के बगैर आपकी लाइफ, आपकी प्रोसेस, आपका आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे सुनिए ध्यान से, जब भी आप मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे ना, आपको दो टर्म आपके सामने आएंगे। आपके सामने दो टर्म आते हैं जब भी आप मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे बात करते हैं। एक टर्म आपका होता है यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे कैटाबॉलिज्म। एक टर्म आपका होता है यहाँ पे कैटाबॉलिज्म। जब भी आपके सामने कैटाबॉलिज्म टर्म आएगा, आप एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, वो ये होगा दैट दिस इज माय ब्रेकिंग प्रोसेस। दिस इज माय ब्रेकिंग प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक लार्जर स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू स्मॉलर स्ट्रक्चर। एक लार्जर स्ट्रक्चर को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर स्ट्रक्चर, याद रखिएगा उसको मैं हमेशा बोलूंगा एज अ कैटाबॉलिज्म। इसका मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं। आपने खाना खाया, आपने समझिए राइस खाया। राइस खाने के बाद उस राइस को आप डाइजेस्ट करोगे। सो जो भी आपका स्टार्च है, राइस के अंदर स्टार्च होता है, जो भी आपका स्टार्च है, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसको आप ब्रेक डाउन करोगे एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय कैटाबॉलिज्म। तो याद रखिएगा कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकिंग प्रोसेस। जब भी आपके बॉडी के अंदर किसी चीज को ब्रेक डाउन किया जाता है टू गेट अ स्मॉलर कंपोनेंट, ताकि उसके स्मॉलर पार्टिकल्स हमें मिल सके, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैटाबॉलिज्म। सबसे बढ़िया यहाँ पे एग्जांपल मैं ले सकता हूँ एज अ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड बिकम्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ माय कैटाबॉलिज्म, याद रखना। सो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक डाइजेशन ऑफ फूड। Digestion of food, that is example of your catabolism. Catabolism आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? बताइए मुझे कैटाबॉलिज्म क्या क्लियर है आप सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। सिमिलरली आपके सामने यहाँ पे एक और टर्म होता है जिसे हमने कैटाबॉलिज्म देखा, वैसे एक और आपके यहाँ पे टर्म होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एनाबॉलिज्म। जैसे कैटाबॉलिज्म होता है वैसे आपके बॉडी में एक और प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। इसको भी सिंपल तरीके से आप याद ऐसे रखेंगे, एनाबॉलिज्म सिंपली मींस इट इज द बिल्डिंग प्रोसेस। इट इज योर बिल्डिंग प्रोसेस। ये बिल्कुल आपका अपोजिट है, इट इज गोइंग टू बी द बिल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, यहाँ पे आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या करोगे, समझो यू हैव दिस स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ओवर हियर। ये स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप इकट्ठा करोगे, इनको आप यहाँ पे कर रहे हो इकट्ठा, और इनको इकट्ठा करके आप बढ़ा रहे हो एक लार्ज स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना रहे हो। सो दिस बिकम्स अ एग्जांपल ऑफ योर एनाबॉलिज्म। बिल्कुल, ये मेरा बनता है यहाँ पे एग्जांपल ऑफ माय कैटाबॉलिज्म। सो याद रखना व्हाट इज माय एनाबॉलिज्म, व्हाट इज माय कैटाबॉलिज्म, ये क्या होता है ये आपको काफी क्लियरली याद रखना है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ एनाबॉलिज्म का, प्रोटीन सिंथेसिस। जब आपके बॉडी में प्रोटीन बनाए जाते हैं तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या लगता है, आपको चाहिए होते हैं अमाइनो एसिड। तो आप अमाइनो एसिड को इकट्ठा करते हो, उनको जोड़ते हो एंड देन यू मेक अ प्रोटीन आउट ऑफ इट। तो याद रखना प्रोटीन सिंथेसिस। सो एग्जांपल में यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके एनाबॉलिज्म का। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब भी आप कोई चीज बना रहे होते हो, जब भी आप कोई चीज सिंथेसाइज कर रहे होते हो, दैट कैन बिकम एग्जाम्पल ऑफ माई एनाबॉलिज्म। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस। आप मुझे ये बताओ फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? Chlorophyll, वेरी गुड, सही है। आपको चाहिए लाइट, आपको चाहिए CO2, आपको चाहिए आपका वाटर एंड क्लोरोफिल आपकी आपको जरूरत पड़ती है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपको CO2 मेन है, वाटर मेन है, आपके लिए लाइट मेन है। तो इन सबको यूज करके हम बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, वाटर की बात करें, इनको यूज करके आप बाद में आप शुगर मॉलिक्यूल बना पाते हो। यू आर एबल टू मेक शुगर मॉलिक्यूल ओवर देयर। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। वो भी आपका एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो जहां पे भी आप कुछ सिंथेसाइज कर रहे हो, जहां पे भी आप कुछ बना रहे हो, दैट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर एनाबॉलिज्म। और जहां पे भी आप किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे होते हो, दैट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई कैटाबॉलिज्म। तो ये सबको याद रखना है। तो याद रखना जब भी आपकी बॉडी में हमेशा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता रहेगा, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट हैपनिंग, राइट।
और ये दोनों टर्म कलेक्टिवली कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये दोनों टर्म मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। तो क्या ये वाली स्लाइड आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और अगर समझ नहीं आ रही तो बोलो, मैंने रिपीट करना है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही देन बता दो, सो आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू। सर एक बार कर दोगे? हाँ ठीक है, कौन सा वाला टर्म करना है बेटा बता दो, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, कौन सा वाला? जो भी करवाया। जो भी करवाया, दोनों ही कराया। अब अच्छा ठीक है, ये वाला देखो। हाँ देखो, एनाबॉलिज्म हम देखते हैं यहाँ पे। एनाबॉलिज्म में होता क्या है? एनाबॉलिज्म जब भी आपके सामने टर्म आए ना, ये वाला टर्म आपके सामने आता है, आपने बोलना है इट इज अ बिल्डिंग प्रोसेस। ये वो प्रोसेस जिसमें आप कुछ ना कुछ सिंथेसाइज कर रहे हो, कुछ बना रहे हो बॉडी के अंदर, उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे कि प्लांट्स के अंदर आप शुगर बना रहे हो CO2 और वाटर यूज करके, सो दैट इज अ बिल्डिंग प्रोसेस, तो वो हो गया एनाबॉलिज्म। आपके बॉडी में आप प्रोटीन बना रहे हो, अमाइनो एसिड को इकट्ठा करके आप प्रोटीन बना रहे हो, वो हो गया एनाबॉलिज्म। आपके बॉडी के अंदर आप कई सारे हार्मोन्स बनाते हो, लाइक टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये कुछ हार्मोन के नाम है जो आपने पढ़े होंगे आपके 9th-10th के अंदर। तो अगर इन हार्मोन्स को भी अगर आप सिंथेसाइज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म के अंदर याद रखना, इट इज अ बिल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप चीजों को बनाते हो, सिंथेसाइज करते हो। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ जी, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि प्रोटीन सिंथेसिस आपके जो बॉडी में हो रहा है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ माय एनाबॉलिज्म। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। सो ये आपके हो गए दो टर्म यहाँ पे, एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। लिविंग बीइंग ओनली शो मेटाबॉलिज्म, याद रखना, आपके नॉन लिविंग बीइंग मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकते कभी भी। नॉन लिविंग बीइंग आपके कभी भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकते। तो ये चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। सी, सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज माय मेटाबॉलिज्म, ये बात आप जानते हो। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपका मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करता। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। याद रखिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन आप दिखा सकते हो करके सेल के बाहर, बॉडी के बाहर, और उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसके लिए एक टर्म हमने यूज किया था, उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। राइट, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। सो आप बॉडी के बाहर आप मेटाबॉलिक रिएक्शन आप करके दिखा सकते हो, बट उसे हम लिविंग रिएक्शन हम नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट कॉल हिम एज अ लाइक अ लिविंग रिएक्शन। ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू शुड नो। सो याद रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है। स्टेटमेंट ये है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। याद रखना, हमें मिल गया हमारा पहला फीचर यहाँ पे। मेटाबॉलिज्म आपका सबसे वेल डिफाइनिंग फीचर आपका होता है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। चाहे वो एनिमल कैसा भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया कैसा भी हो, चाहे वो फंगाई कैसा भी हो, मेटाबॉलिज्म तो उसने शो करना ही है। याद रखना। सो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है हमेशा, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। ये डिफाइनिंग फीचर है मेरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। ये लिविंग थिंग नहीं होते, एक लाइव लिविंग रिएक्शन है, बट ये लिविंग थिंग यहाँ पे नहीं होते। राइट, दे आर नॉट लिविंग थिंग बट यू कैन कॉल देम एज अ लिविंग रिएक्शन। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है यहाँ पे? आर दिस स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर सेकंड वाली समझाना फिर से। सेकंड वाली स्टेटमेंट आपको ये कह रही है यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं यहाँ पे वो आपको, कि जब आप सेल के बाहर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, अगर आप टेस्ट ट्यूब में अगर आप कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन आप करते हो, तो वो लिविंग थिंग नहीं है। राइट, वो लिविंग थिंग नहीं है। हाँ, वो लिविंग रिएक्शन आपका हो सकता है, इट्स अ लाइव रिएक्शन, एक रिएक्शन वहां पे हो रहा है, बट दैट इज नॉट अ लिविंग थिंग। राइट, वो कोई लिविंग थिंग वहां पे नहीं है, इट्स जस्ट अ लाइव रिएक्शन ओवर देयर। तो ये चीज वहां पे आपको बता रहे हैं कि जो बाहर हो रहा होता है वो आप कर सकते हो। जो आपके स्टमक में रिएक्शन हो रहा है ना अभी, वो आप एक टेस्ट ट्यूब में भी आप कर सकते हो। ठीक है, और जब आप उसे वो करोगे तो वो एक लिविंग रिएक्शन आप उसे कह सकते हो, वो एक लाइव रिएक्शन आप कह सकते हो उसे, बट इट इज नॉट अ लिविंग थिंग। वो एक लिविंग थिंग नहीं है। सो दैट इज वन थिंग दे आर सेइंग ओवर। वही एक चीज आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में वो लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो दिस इज ऑल अबाउट माय मेटाबॉलिज्म इन दिस। ये बात हो गई हमारे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म, एंड नेक्स्ट टर्म हियर इज गोइंग टू बी योर कॉन्शियसनेस। इस टर्म को हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं।
सो जब भी आपके सामने टर्म आता है कॉन्शियसनेस, तो इसको आप सिंपल तरीके से याद रखो, रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हम रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, इवन अर्थ फॉर्म भी रिस्पॉन्ड करता है, बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्ड करता है टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं एडवांस एनिमल्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एडवांस एनिमल्स, एडवांस्ड एनिमल्स, अगर मैं इनकी बात करूं, तो हमारे पास कई सारे ऑर्गन्स है, हमारे पास कई वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स है, लाइक यू हैव ईयर, you have eyes, you have nose, etc. आपके पास कई सारे वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं और इनको यूज करके आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिख रहा है कि आपके सामने लेट्स अज्यूम आपके सामने अगर पानी है एंड यू कैन सी आपका पानी अगर आपके पास में आ रहा है, देन आप वहां से हट जाओगे, यू कैन सी एंड लाइक अपना डायरेक्शन चेंज कर लोगे। आप सुन सकते हो एंड सुन के आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। यू कैन स्मेल योर एनवायरमेंट और उस हिसाब से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। सो एडवांस एनिमल के पास कई सारे एडवांस ऑर्गन्स है टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। ये चीज हर एक एनिमल के लिए लागू होती है, चाहे वो रैबिट हो, डॉग हो, लाइक क्रोकोडाइल हो, स्नेक हो, राइट। बाय द वे स्नेक कान से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, बट इट कैन सी एंड रिस्पॉन्ड, राइट। सो एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, और वो एक कॉन्शियसनेस का काफी एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप मुझे बताओ, प्लांट्स में तो ये सब नहीं होता, तो प्लांट किस चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे और कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? गिव मी एग्जांपल ऑफ प्लांट्स। सर रूट। ठीक है, रूट किस चीज को रिस्पॉन्ड करेगा? लाइट। ओके, ठीक है, आई कैन दैट। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि चलो लाइट को रिस्पॉन्ड कर सकता है प्लांट मेरा, और कुछ? केमिकल, वाटर, केमिकल्स, ओके, आई विल ग्रेविटी, दैट। ठीक है, केमिकल और भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वाटर, राइट। और कुछ एक चीज आप और डाल सकते हो यहाँ पे। ग्रेविटी, ठीक है, टेम्परेचर, हाँ जी, टेम्परेचर यहाँ पे हो गया। एंड यस, आई कैन ऑल्सो से टू एन एक्सटेंट ग्रेविटी एज वेल, यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि आपका ये आंसर काफी सही है। ग्रेविटी भी आपके यहाँ पे आ सकता है। ग्रेविटी को स्पेसिफिकली आपके रूट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके रूट्स स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड दे ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी। यस, लाइट का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइट एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे बनता है। देखिए, आपके कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग साल में एक ही बार होती है, राइट। और वो फ्लावरिंग भी डिटरमाइन करती है लाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, कुछ प्लांट्स होते हैं जो गर्मी में फ्लावर करते हैं, कुछ प्लांट्स आपके होते हैं जो सिर्फ आपके समर मंथ में आपके फ्लावर करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्लांट डिटेक्ट करता है लॉन्ग डे और शॉर्ट नाइट को। आप जानते हो ये बात को कि समर मंथ में क्या होता है, आपके दिन लंबे होते हैं, नाइट आपकी शॉर्ट होती है। और ये चीज को आपका प्लांट डिटेक्ट करता है, ये स्टिमुलस को प्लांट डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। उसका रिस्पॉन्स कैसे होता है? बाय डूइंग द फ्लावरिंग। सो फॉर श्योर आपकी फ्लावरिंग जो आपके प्लांट में होती है वो डिटरमाइन करती है लाइट के थ्रू। उसी तरीके से सेम चीज आपकी होती है विंटर प्लांट्स के अंदर। विंटर प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो स्टिमुलस लेते हैं, जहां पे आपका डे लेंथ छोटा होता है और नाइट्स आपकी लॉन्ग होती है। तो ये जो आपका लाइट का जो इन्फ्लुएंस होता है, ये ट्रिगर करता है फ्लावरिंग उनके अंदर। सो फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, आई कैन वेरी क्लियरली से दैट फ्लावरिंग इन प्लांट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो आपका लाइट यहाँ पे आपका कंट्रोल करता है, यहाँ पे कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो लोग थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन किए हैं, गुड इवनिंग टू देम एज वेल। अच्छा, अब सुनो एक और बात। तो मैंने यहाँ पे आपको लाइट का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, टेम्परेचर का भी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। टेम्परेचर का एग्जांपल है, बेटा यहाँ पे क्या आएगा? अगर आप देखोगे तो आपके एरिया में टेम्परेचर काफी लो रहता है। आपके बेल्ट में जो प्लांट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, वो हमारे बेल्ट में आपको नहीं मिलेंगे। हमारे जो एरिया है, जो हमारा जो मेन लैंड है, वहां पर आपको वो प्लांट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ना ही वो प्लांट यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, ना ही वो यहाँ पे फ्लावरिंग करेंगे। सो इवन टेम्परेचर एक आपका यहाँ पे एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसके थ्रू आपके प्लांट रिस्पॉन्ड करेंगे, फ्लावरिंग शो करेंगे,
right? And they will be able to survive over there. So that is also one of the stimulus जो प्लांट डिटेक्ट कर सकते हैं. तो याद रखना, प्लांट के पास कोई मेजर ऑर्गन नहीं है, बट स्टिल दे कैन गिव अ रिस्पॉन्स टू लाइट, टेम्परेचर, इवन केमिकल्स एंड वाटर एज वेल, एंड इवन द ग्रेविटी, राइट? कुछ प्लांट्स होते हैं which are also going to respond to water and they will make sure that their roots water की तरफ grow करें. So yes, they are going to give a response to that as well. So consciousness plant animal हर कोई शो करता है, ठीक है? अब आपके सामने यहाँ पे 3 पिक्चर है. एक तो सनफ्लावर की है, ये फ्लावर सब लोग जानते हैं, दिस इज योर सनफ्लावर. सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका ये बन जाता है ऑफ गिविंग रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. ये जो आपका बर्ड है ना, इस बर्ड का नाम है बार हेडेड गूज. इस बर्ड का नाम है आपका यहाँ पे बार हेडेड गूज. अब ये बर्ड का मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बर्ड पता है आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? हिमाचल में कहाँ मिलेगा? हिमाचल में ये आपको देखने के लिए मिल सकता है कांगड़ा में. एक डैम है जिसको हम बोलते हैं पोंग डैम. नाम सुना है आपने? यस सर. पोंग डैम. यहाँ पे अगर आप विंटर के महीने में अगर आप जाओगे ना, तो ये बर्ड आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. अब क्वेश्चन ये कि ये बर्ड आया कहाँ से? तो याद रखना, ये बर्ड आपका यूरोपियन कंट्री से आता है. ये इंडिया में आपको नहीं मिलता, ये आपका बेसिकली यूरोपियन कंट्री से आता है और ये करता है माइग्रेशन. दिस बर्ड शोज अ माइग्रेशन. तो ये बाहर से आता है इंडिया में ड्यूरिंग विंटर मंथ्स. ये माइग्रेशन करके लाइक यूरोपियन कंट्रीज से ये बर्ड आपके ट्रेवल करके आएंगे और आपको पोंग डैम में आके ये वहां पे अपना पूरा विंटर का महीना वहां पे गुजारेंगे. सो दैट इज योर बार हेडेड गूज. अब क्वेश्चन ये है कि यार ये बर्ड को पता कैसे चलता है कि माइग्रेशन करना है? लाइक हम लोग तो कैलेंडर देख के जा सकते हैं कि चलो नवंबर आ गया, चलो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, बट ये बर्ड कैसे करता होगा? तो इसका आंसर ये है दैट बर्ड टेक अ स्टिमुलस फ्रॉम द सन. या मैं कहूंगा कि ये लोग भी डे लेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, डे लेंथ को लाइक ये लोग समझ सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है तो आपका डे लेंथ आपका थोड़ा हो जाता है शॉर्ट, और ये चीज आपका बर्ड डिटेक्ट कर सकता है. आपका जो बार हेडेड गूज है ये बात को वो डिटेक्ट कर सकता है. एक बार वो ये चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं, वो वहां से उड़ना चालू करेंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इंडिया और विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया, राइट? और फिर वो लोग पोंग डैम और कुछ कुछ अलग अलग एरिया में जाके वो फिर रहना चालू करते हैं, ठीक है? सो याद रखना, जो आपका बर्ड माइग्रेशन होता है वो भी आपका इन्फ्लुएंस किया जाता है वाया लाइट, ठीक है? ये बात याद रखना कि लाइट के थ्रू आपका बर्ड माइग्रेशन आपका इन्फ्लुएंस होता है, और इसलिए वो उसके बेसिस पे सारे बर्ड्स वहां से यहाँ पे आते हैं. और जैसे ही यहाँ पे गर्मियां चालू होती है वो लोग वापस वहां पे चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो गर्मी में आपका डे लेंथ हो जाता है इंक्रीज. दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है? ये एनिमल कौन सा है आपके सामने राइट में जो है, ये कौन सा है? टॉर्टोइज. हाँ जी, हम इसे टॉर्टोइज बोलेंगे. अब आप बोलोगे सर टॉर्टोइज टर्टल में डिफरेंस क्या होता है? वो हम आगे समझेंगे, जब एनिमल किंगडम आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा. बट ये आपके सामने एक टॉर्टोइज है, और क्या आप मुझे देख के बता सकते हो ये टॉर्टोइज क्या कर रहा है? अंदर की तरफ. बिल की तरफ. वेरी गुड, अंदर की तरफ जा रहा है. एक छोटे से केव में वो अपना जा रहा है. क्यों जा रहा है, कोई बता सकता है मुझे? धूप से बचने के लिए. खाना देने के लिए. धूप से बचने के लिए उसे लग रही है गर्मी. तो यहाँ पे भी वो एक स्टिमुलस ले रहा है टेम्परेचर का. टेम्परेचर उसे ट्रिगर कर रहा है, या टेम्परेचर का स्टिमुलस लेके, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर गर्मी लग रही है, वो जा रहा है बरो के अंदर. सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि एनिमल्स आर वेरी कॉन्शियस. चाहे वो कोई भी एनिमल, अरे वो बैक्टीरिया भी होगा ना तभी वो कॉन्शियस होता है, इवन दो दे शो द कॉन्शियसनेस, राइट? सो याद रखिएगा, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बींग्स. याद रखना, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ योर लिविंग बींग्स. ये आपकी सारे लिविंग बींग्स, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, बैक्टीरिया हो, उन सब के लिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाता है. एक और एग्जांपल आपके सामने है. ये कौन सा एनिमल है, बताओ मुझे, ये कौन सा एनिमल है आपके सामने? बिल्कुल सही, अर्थवॉर्म है. बिल्कुल सही, ये मेरे सामने है अर्थवॉर्म. कभी नोटिस करना, आप किसी अर्थवॉर्म को उठाना और उसे आप सनलाइट में रखना, वो सनलाइट में खड़ा नहीं रहेगा. इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द शेड. वो फटाफट जाना चालू करेगा वहां पे जहां पे सनलाइट नहीं होगी, ठीक है? सो इवन इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द सनलाइट, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू द लाइट ओवर हियर.
ये चीज आप नोटिस करना। इवन आप अर्थ फॉर्म को अगर आप ऐसे एरिया में रखोगे ना जहाँ पे सॉल्ट होगा, तो वहां पे वो रुकेगा नहीं, वो वहां पे जाना चालू करेगा जहाँ पे सॉल्ट नहीं होगा। सो ये केमिकल को रिस्पॉन्ड कर सकता है, सनलाइट को रिस्पॉन्स कर सकता है। अर्थवर्म आपको वहां मिलेगा जहां पे ज्यादा मॉइस्चर होगा, मतलब वो वाटर की तरफ भी जा सकता है। सो अगेन दैट्स एग्जांपल ऑफ वो स्पीशीज जो कॉन्शियसनेस शो करती है। एक अर्थवर्म को आप देखो, ना ही आईज है, ना ही ईयर है, ना ही नोज है, स्टिल ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस को। दे आर वेरी क्लियरली गोइंग टू रिस्पॉन्ड to the external stimulus, and that's why I can say our earthworm over here can show the consciousness. So basically हर एक living being आपका consciousness show करेगा। So इसलिए याद रखना, ये आपका हो गया यहाँ पे defining property। तो अभी तक आप मुझे बताओ, हमने यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पे देखा, ग्रोथ, देन वी हैव सीन रिप्रोडक्शन, देन हमने देखा मेटाबॉलिज्म, एंड देन हमने देखा कॉन्शियसनेस। इन चारों में से कौन से होंगे हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर माय लिविंग बीइंग्स? इंटरनल मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। हाँ जी, कॉन्शियसनेस आपका यहाँ पे एक है, बिल्कुल सही, Metabolism. कॉन्शियसनेस तो आपका यहाँ पे metabolism- आएगा। उसके अलावा एक और कौन सा था? मेटाबॉलिज्म। राइट, याद रखना, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म, बस ये दो अभी तक हमने देखे हैं, विच आर गोइंग टू बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग बीइंग्स। आवाज नहीं आ रही क्लियर। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? रुको, मेरा इंटरनेट चल रहा है, चल तो रहा है वैसे इंटरनेट सही से। अच्छा बताओ मुझे, क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, जिसको नहीं आ रही ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को आ रही है, तो बेटा आप थोड़ा कोशिश करो वहां पे जाके बैठने की जहाँ पे शायद नेटवर्क थोड़ा ठीक आ रहा होगा, बिकॉज आई थिंक मेरे एंड पे नेटवर्क ठीक आ रहा है बेटा। अगर ऐसा होता तो आई थिंक थोड़े लाइक मोर देन वन इंडिविजुअल मस्ट वुड हैव सेड कि इशू है, बट स्टिल देखो एक बार, वेट करो, समटाइम थोड़ा नेटवर्क लैग होता है तो होता है, अपने आप ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। और ऐसा हो ना कि आवाज कट के आ रही हो तो बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये दो हमने यहाँ पे देख लिए, विच आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, राइट। अब यहाँ पे बस एक और टर्म आप यहाँ पे देख लो, बस लास्ट टर्म आप यहाँ पे देख लो। लास्ट मेरा यहाँ पे क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? हर एक इंडिविजुअल सेल से बना हुआ होता है। Every individual on this planet, every living animal on this planet, living species on this planet is made up of cell. चाहे वो फंजाई हो, प्रोटिस्टा हो, चाहे वो आपका प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, इन सब में कॉमन चीज ये है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ योर सेल्स। They are all made up of cells, and that's why I can say they all are going to show the cellular organization. They are all going to show the cellular organization. ये आपको नॉन लिविंग थिंग में कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, याद रखना। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग थिंग में कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता। बस हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने आपके सामने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा के अंदर भी आपका प्लाज्मोडियम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगाई हो गए, प्लांट्स हो गया, कोई भी एनिमल आप ले लो, इन सब के अंदर कॉमन है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल। कुछ हो सकते हैं जो सिंगल सेल से बने हुए होंगे, और कुछ होंगे जो बहुत सारे सेल से बने हुए होंगे, जिन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर, राइट। सो इन सब में कॉमन क्या है? दे आर ऑल मेड अप ऑफ योर सेल्स। और क्योंकि वो सेल से बने हुए हैं, इसलिए याद रखना, आई कैन से दे शो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग शो करते हैं हमारे यहाँ पे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जो मल्टी सेल्यूलर होंगे, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर सेल्स टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, but I can clearly say that we have cell as a basic unit of life. I can say cell is a structural and function unit of all living organisms. ठीक है, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट आप देख लो, all living organisms are composed of living cells. Some are composed of single cell and called unicellular organisms, like your bacteria, protozoa, वो आपके होते हैं unicellular, while other like us composed of many cells, and you call them as a multicellular organisms. Hence, cell is a fundamental structural and functional unit of all living organisms. अब क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, that it is also a defining property of all living beings. In this way, cellular organization is proved to be a defining property of
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक और टर्म डाल दूंगा एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी योर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। तो याद रखना, ये तीन याद रखना, दिस थ्री आर गोइंग टू बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब मेरा आपसे एक दो क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर बताना। क्वेश्चन ये है मेरा, क्या रिप्रोडक्शन एसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए? इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल? ओके, ठीक है, ऑलराइट। नाउ टेल मी, विल अ पिकॉक शो कॉन्शियसनेस? क्या पिकॉक कॉन्शियसनेस शो कर सकता है? Yes, sir. Yes, sir. इतना क्यों सोचते हो? यस, ऑब्वियसली इट्स अ बर्ड, इट विल शो द कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस को लेके मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे डालना चाहूंगा, एक स्टेटमेंट यहाँ पे डालूंगा। याद रखना, सारे एनिमल्स के अंदर एक एनिमल है जो शो करता है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस आपका एक एनिमल शो करेगा, और वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करने वाला एनिमल आपका है यहाँ पे ह्यूमन। राइट, बिल्कुल सही आंसर है आपका, दैट इज गोइंग टू बी योर ह्यूमन। तो ये बात याद रखना, ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज जो होते हैं सेल्फ कॉन्शियस। हम ही लोग होते हैं जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, राइट? समझो आप चल के जा रहे हो, समझो आप एकदम से गिर गए, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप? इतने सेल्फ कॉन्शियस होते हो, आप अपने आप को ठीक करोगे, राइट? बाल वाल सेट करोगे, यू विल जस्ट मेक श्योर कि कोई देख तो नहीं रहा, क्या हो गया। वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी सेल्फ कॉन्शियस। याद रखना, ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज व्हिच आर गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस, बाकी के लोग नहीं होते, राइट? एक लेपर्ड अगर फॉरेस्ट में घूम रहा है तो उसको इतना वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता कि वो कैसा दिख रहा है, राइट? चाहे वो मिट्टी में कूद के आया हो, राइट? बट सेम थिंग आई कैन नॉट से विद द ह्यूमन बीइंग्स। सो याद रखना, ह्यूमंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस। तो ये बात भी याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन के अंदर आ जाता है इसलिए। ठीक है, तो क्या कॉन्शियसनेस सबको यहाँ पे क्लियर है? इस कॉन्शियसनेस क्लियर? ठीक है, क्या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सबको क्लियर है यहाँ पे? इस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ लो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। अब मुझे आप इसका आंसर बता दो, इसका आंसर मुझे फटाफट अनम्यूट करके जोर से बोल के आंसर बता दो। The sum of total chemical reaction occurring inside the body is called as Metabolism. ठीक है, ये आपने मुझे बता दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि COD में से कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर मेरे खाने का डायरेक्शन होता हुआ दिखेगा मुझे? Catabolism. राइट, खाना डाइजेस्ट करने वाला कैटाबोलिज्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ कॉन्शियस? Human being. ठीक है, राइट, सही बात है। अच्छा, तो क्या आपको टाइगर हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं मिलता, हिमाचल में नहीं मिलता टाइगर। यस मत, नहीं, sir. टाइगर नहीं मिलता। लायन मिलता है देखने के लिए हिमाचल में, लायन? No, sir. No, sir. No, sir. याद रखना, हिमाचल में सिर्फ आपको मिलेगा लेपर्ड देखने के लिए, लेपर्ड मिल जाएगा देखने के लिए, एंड यू विल आल्सो गेट टू सी स्नो लेपर्ड। वो दोनों अलग अलग होते हैं। सो स्नो लेपर्ड मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, टाइगर नहीं मिलता हिमाचल में, राइट? हाँ, उत्तराखंड में मिल सकता है टाइगर, बट नॉट इन हिमाचल। ओके, ध्यान से देखिएगा और आंसर करिएगा। अमंग द फॉलोइंग which can be a common feature exhibited by both living and non living? एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, इनमें से इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए, इनमें से कौन Growth. है जो कॉमन लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर? Growth. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग तो आंसर बता दिए सही से, वेरी गुड। यस, ग्रोथ इज कॉमन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, चाहे वो एक्सटर्नली क्यों ना हो, बट यस आई विल फाइंड ग्रोथ दोनों के अंदर आपका रहेगा यहाँ पे कॉमन। सो दैट्स आल्सो राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए और बताएं मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स?
लिविंग बीइंग के इनमें से कौन से डिफाइनिंग फीचर हैं? ABCD बताइए 1 2 3 4. All of the above. राइट, ऑल ऑफ द यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि ये तो है ही, ये भी है और ये भी है, बिकॉज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बेसिकली मींस कॉन्शियसनेस. इट बेसिकली मींस योर कॉन्शियसनेस. सो यस, ये भी आपका होगा एक डिफाइनिंग फीचर. सो यस, ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी राइट आंसर. राइट, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. सो यहाँ पे हमने ये वाला पोर्शन कवर कर लिया. अब कल हम लोग जब मिलेंगे हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना सब लोग, कल से जो हम पोर्शन चालू करेंगे वो आपका एक ऐसा कंपोनेंट है, वहां पे आपको जो चीजें बताई जाएंगी वो आपको याद रखनी है इस चैप्टर के लिए और आगे आने वाले चैप्टर के लिए भी. आगे जो आप चैप्टर देखेंगे उनके कॉन्टेक्स्ट में भी आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी. सो दैट इज समथिंग विल बी डूइंग टुमारो. ठीक है. अब नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग ना, आज शाम को, आज रात को बल्कि आपको इसका असाइनमेंट मिलेगा. राइट, यू विल गेट टू हैव असाइनमेंट ऑफ दिस पोर्शन. आज रात को आपको मिल जाएगा. इट वोंट हैव मोर देन 5, 7 or 10 questions. राइट, मेक श्योर यू सॉल्व देम. मेक श्योर यू सॉल्व देम. एंड जैसे कि मैंने आपको कल बताया था आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव इट बैक टू मी. राइट, फटाफट सॉल्व करो और सेंड कर दो. जैसे आपने मुझे सेंड किया मैं आपके साथ आंसर की तुरंत शेयर कर दूंगा. राइट, एंड देन यू कैन चेक आपके कितने सही कितने गलत. ठीक है, तो वी कैन डू दैट. वी कैन ऑलवेज डू दैट. राइट, अब आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है देन प्लीज गो अहेड एंड टेल मी. इफ देयर इज समथिंग